कुछ अर्सा पहले हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें सेविंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और एक मुतालबा ये था कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी कुछ डिस्कस किया जाए। बैंक डिपॉजिट्स से मुतल्लिक तो उसमें काफ़ी तफसीली हमने डिस्कस कर लिया था, तो अब हमें इससे आगे आज की वीडियो में डिस्कस करना है। टेक्निकल्स में इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई रेट आजकल क्या आ रहा है, उसमें तब्दीली पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट ऊपर को जा रहा है तो चांसेस ये हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट रन में कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे को जा रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। इस सूरत में इन्फ्लेशन एक किरदार अदा करती है मार्केट के और किसी भी शेयर्स की अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में। इंटरेस्ट रेट्स डिटरमिन करते हैं कि कितनी सप्लाई फंड्स की, मनी की अवेलेबल होगी टू स्टॉक मार्केट। यूजुअली अगर इंटरेस्ट रेट्स स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट हो या बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स हो वो ऊपर को जा रहे हों, तो उस ज़माने में स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करती है या नेगेटिव ट्रेंड शो करती है। और जब ये इंटरेस्ट रेट्स, भले वो एसबीपी की पॉलिसी रेट हो या बैंकों के डिपॉजिट्स के ऊपर ऑफर्ड रेट हो, वो नीचे आ रहे हो, तो ज़्यादा पैसे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि लोग बैंकों में पैसे रखने की बजाय बेहतर समझते हैं कि ऑल्टरनेट एसेट में इन्वेस्ट करें। तो शॉर्ट टर्म के लिए और इजी एंट्री एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट पहला स्टेप आता है, रियल इस्टेट उसके बाद आता है, बिकॉज रियल इस्टेट में एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर दें तो फिर आपको एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलती। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, ये दोनों बड़ा रोल प्ले करती हैं एज टेक्निकल्स मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट में। स्पेसिफिक किसी शेयर्स में भी इनका बड़ा रोल होता है। फिर कंपनियों के अपने मर्जर्स एक्विजिशन टाइप अगर कोई स्पेकुलेशन चल रही है, तो या वो कोई नया एक्सपेंशन प्लान लेके आने वाले हैं, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, या किसी तरह से कोई गवर्नमेंट का एक्शन आने वाला है जिससे अगले दिनों में सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो सेंटिमेंट्स भी मार्केट को बड़े सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट रन में। अगला उसूल ये है कि आप अच्छे शेयर का इंतखाब करें। अच्छा शेयर कौन सा है? जिसकी मैनेजमेंट क्रेडिबल है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो वादे करते हैं वो शेयर होल्डर्स का भी ख्याल करते हैं, और कंपनी के प्रोजेक्ट्स को वो ठीक ऑपरेट कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं करते, उनकी रेपुटेशन ऐसी नहीं है कि वो कोई साइड में उन्होंने सेपरेट कंपनियां बना के पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वहाँ ले जाते हैं, या वो उनके ऊपर टैक्स चोरी के मुकदमे बने हुए हैं, या किसी और तरीके से वो शेयर होल्डर की वैल्यू पूरी माइनॉरिटी शेयर होल्डर तक पहुँचने नहीं देते। उनको छोड़ के जिन कंपनियों की और उनके स्पॉन्सर्स की और मैनेजमेंट की क्लीन शोहरत है, वो आपको ईयर टू ईयर रिजल्ट्स में और उनके डिविडेंड पे आउट्स से पता चल जाएगा। तो अच्छे शेयर का इंतखाब करें। मेरे एक दोस्त हैं जो इस उसूल पे बड़े सख्ती से कारबंद रहते हैं, और उन्होंने हमेशा अबव नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है, हर सीज़न में इन्वेस्टेड रहते हैं, और वैसे तो माशाल्लाह वो फाइनेंस में भी चैम्पियन है। लेकिन जो उनका उसूल है वो ये है कि वो पहले स्पॉन्सर्स और मैनेजमेंट को इखलाकी लेवल पे देखते हैं कि उनकी रेपुटेशन क्या है बाज़ार में, वो अबव द बोर्ड हैं, जिस तरह से पैकेजेस ग्रुप है और कई ग्रुप्स हैं इस लेवल पे, या वो उनका मॉडल जो है वो ज़रा सस्पिशियस है। तो जिनकी रेपुटेशन स्पॉन्सर्स की और उनकी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी है, वो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उसूल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न भी बनाना चाहते हैं, और बार बार शेयर्स को एक से दूसरे में इन्वेस्ट करने के मुश्किल से भी बचना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे स्पॉन्सर्स वाली कंपनी का इंतखाब करें। वैसे तो ये अगला उसूल जो मैं बताने वाला हूँ काउंटर इंट्यूटिव है, बट मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये डॉट ऑन है। जितना कंपनी के ऊपर लोन कम होगा, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उसके मैनेजर्स, उसके स्पॉन्सर्स पैसे की उतनी ज़्यादा कदर करेंगे। जैसे जैसे गेयरिंग रेशो हाई होती जाती है, जो कैलकुलेशन के और जो किताबें हमने फाइनेंस की पढ़ी थी उनके लिहाज से, तो वो
इक्विटी का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, बट पाकिस्तानी मार्केट में जिस तरह की रिस्क प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे, तो वो नेगेटिव हो जाता है। डाउन टर्न में सूद के रेट एकदम बढ़ जाते हैं और बिजनेस भी कम हो जाता है, तो उन कंपनियों की वायबिलिटी में इशू खड़ा हो जाता है। बाज़ वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तो जितना रेशो गेयरिंग का कम हो और अदरवाइज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप के उससे मैच करती हो, तो उस वाली कंपनी का इंतखाब करें। हाई डेट वाली कंपनी से इज्तनाब करें। और एक जो सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव अपना बना लें कि किस शेयर से किस प्राइस पे पहुंच जाए तो आप समझेंगे कि ये अपनी मैच्योरिटी पे आ गया है, या उसमें कितनी रिडक्शन हो जाए तो आप समझेंगे कि जो सोच समझ के आपने फैसला किया था वो शायद इतना अच्छा नहीं था, तो थोड़े लॉस के साथ, या इंटेंडेड जो आपने प्रॉफिट के ऊपर नंबर लगाया हुआ था या पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट और टॉप नंबर लगाया हुआ था, उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसला करें, बजाय कि आर्बिट्रेरी आप सोचें कि जी अब तक इतना बढ़ गया है तो आगे भी शायद इसी स्पीड से चलेगा। तो हो सकता है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गया हो और नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी स्टेबलाइज होने के कुछ अर्सा बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो, या मार्केट में उसने ऑलरेडी एक लेवल अचीव कर लिया हो इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज अपनी प्रोडक्ट की, कि ग्रोथ के चांसेस कम हो गए हों, या कोई कंपटीशन ने कैच अप कर लिया हो, तो वो जहाँ तक ग्रो कर सकता था अकेला उसने कर लिया और अब उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। उस सूरत में आपको जो भी आपकी इंटेंडेड प्राइस थी वहाँ पहुँच गया तो आप एग्जिट कर जाएं, और फिर किसी फ्यूचर टाइम पे अगर दोबारा से आपको लगे कि ये शेयर लुक्रेटिव हो गया है तो पूरे एनालिसिस के बाद आप फिर उसमें एंटर हो। जैसे हमने डिस्कस किया है कि शेयर्स रिलेटिवली हाई रिस्क हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है। हाई रिस्क को आप टेम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन नंबर ऑफ सेक्टर्स, बजाय कि किसी एक या दो में पोजीशन लेके बैठें। तो आप 10-20% का एक वो कर लें कि इससे ज़्यादा किसी सिंगल शेयर या सिंगल सेक्टर में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर इस उसूल को जो आपने सोच समझ के अपनी रिस्क एपेटाइट के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिहाज से बनाया हो, उस पर कारबंद रहें पीरियड टू पीरियड, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। पोर्टफोलियोज में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एग्रेसिव स्ट्रेटजी हो सकती है, डिफेंसिव हो सकती है, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इनकम, रेगुलर इनकम हो सकती है, हाई ग्रोथ लो डिविडेंड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाज़ दफ़ा स्पेकुलेटिव एक एरिया है जहाँ पे रूमर्स के ऊपर है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप इन चारों का मिक्स करके कर सकते हैं। मिक्स किस तरह से करके होगा, वो जितनी आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल है उससे निकलेगा। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो शायद आपको डिफेंसिव में 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रोथ में 10-20% इन्वेस्ट करना चाहिए, डिविडेंड ओरिएंटेड में अनदर 10-20 करके, तो बाकी जो बच जाए तो 10% के करीब आप स्पेकुलेटिव एग्रेसिव वाले में कर सकते हैं। अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है और वो बेसिकली अगर उसके पास ये पैसे हैं उससे या तो वो कोई छक्का मारना चाहता है और अगर डूब भी जाए तो खैर है, तो फिर उसको स्पेकुलेटिव और एग्रेसिव में भी ट्राई कर सकता है। बट बाकी सारे लोगों के लिए एडवाइस यही है, कॉमन दोस्तों के लिए, कि वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाएं बजाय कि बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएं। और फाइनल वर्ड ये है कि कुछ लोगों को शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा रुझान है। ये बड़ी अच्छी बात है, जितना भी कोई परहेजगार मुत्तकी हो जाए उतना ही बेहतर है। और मुत्तकी और परहेजगार का ये मतलब नहीं है कि वो इनकम कमाना बंद कर दे या वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को भूल जाए। तो शरिया कंप्लाइंट KMI या KMI AL यानी ऑल शेयर्स में उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंपनियां और आ रही हैं स्टॉक मार्केट में जो ज़ीरो डेट पे होंगी, तो वो अल्ट्रा शरिया कंप्लाइंट आप उनको कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी होगी अनकरीब इंशाल्लाह उन कंपनियों से। बहुत सारे दूसरे लोगों का, पढ़े लिखे और जो सारी बात को समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि शेयर मार्केट में जनरली इन्वेस्टमेंट हलाल के ज़िम्मे में आती है।
अब मैं खुद तो कोई मुफ्ती साहब नहीं हूँ जो मैं इस पे फतवा दे सकता हूँ, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि नफ़ा और नुकसान बुनियादी शर्त है किसी भी हलाल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इसमें बिल्कुल है। आप सोच समझ के अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका ख्याल भी रखते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि नुकसान भी हो जाए। ज़रूरी नहीं नुकसान हो, बट पॉसिबिलिटी है कि नुकसान भी हो जाए। तो इस वजह से सारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आप हलाल के उसमें ले सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बैंक्स वगैरह के शेयर्स में चूँकि वो प्रॉफिट लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वजह से वो छोड़ के बाकियों में कर लेना चाहिए। तो इसमें काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है। जिस तरीके से आपका दिल कहता है और आपका मुफ्ती कहता है, उसी तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मोटी मोटी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं और नेशनल सेविंग स्कीम्स की है, तो उस पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।